नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण व शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 39 लेकर आया हूं और अब आपको 30 की जगह 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हिंदी ग्रामर के और शिक्षण विधियों के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए 35 में से 30 प्रश्न सही करने का। ये जो वीडियो है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए भी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए। और ये वीडियो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का रहेगा आपके, जिसमें आप 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लोगे साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देख रहे हैं। आपके पहला प्रश्न है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों, रविंद्र के संधि विच्छेद की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला विकल्प है रवि प्लस इंद्र, जिसमें बड़ी ई है। दूसरा भी है रवि प्लस इंद्र, इसमें दोनों बड़ी ई की मात्रा है। तीसरा है रवि प्लस इंद्र, जिसमें दोनों छोटी ई की मात्रा है। और चौथा है रवि प्लस इंद्र, जिसमें रवि में बड़ी ई की मात्रा है। तो रविंद्र जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए दीर्घ संधि हो रही है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रवि प्लस इंद्र, दोनों में छोटी ई की मात्रा लगेगी, ई प्लस ई से बड़ी ई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये शब्द भी रविंद्र इस प्रकार से होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पर रविंद्र में बड़ी की मात्रा लगेगी, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशुता, पशुपति, पशुत्व और पाश्विक। देखिए पशु शब्द, पशु एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, पशु एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। इसका यदि हम विशेषण बनाते हैं तो पशु का पशुता नहीं होगा साथियों, बल्कि पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होगा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 3। साथियों तीसरा प्रश्न है आपके, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की है, वह पढ़ रहा है और उसने पढ़ाई कर ली थी। देखो भूतकाल का मतलब जो समय गुजर गया है। पढ़ रहा था मतलब पहले की बात है, उसने पढ़ाई की है, कर ली है, तो ये भी भूतकाल में चला गया। उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल में चला गया। लेकिन वह पढ़ रहा है मतलब वर्तमान में क्रिया जारी है। और जहाँ पर वर्तमान में क्रिया जारी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न है आपके, लता मंगेशकर मधुर गाती है, वाक्य में अव्यय है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो देखो यहाँ पर लता मंगेशकर मधुर गाती है एक वाक्य है। यहाँ पर गाना क्या है साथियों, गाती है क्या है, ये क्रिया है। और मधुर क्या है, विशेषता है, अर्थात ये क्रिया विशेषण हुआ। किसका उदाहरण हुआ फिर, ये क्रिया विशेषण का ये उदाहरण हुआ। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ चौथे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही रहेगा, प्रश्न संख्या 5। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। वत्स, रात्रि, सर्व और पंख। 3 शब्द यहाँ पर है तत्सम और 1 शब्द यहाँ पर है तद्भव। उस तद्भव शब्द का आपको चुनाव करना है साथियों। वत्स शब्द तत्सम है, सर्व शब्द तत्सम है, रात्रि का रात होता है ये भी तत्सम है। लेकिन पंख शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, पंख तद्भव शब्द है। तो 5वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, ये 4th विकल्प सही है, पंख वाला, ये क्या है, तद्भव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाती है बाय चांस, तो उसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ और हो सके तो अगले वीडियो में भी उसका सही समाधान करने की कोशिश करूँगा। बाई चांस पूरी सावधानी तो रखी जाती है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6ठा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। सुरेश, राजेंद्र, मनश्चिकित्सक और उज्ज्वल। 3 शब्दों में विसर्ग संधि नहीं है, 1 शब्द में विसर्ग संधि है। उस 1 शब्द का चुनाव कीजिए। सुरेश का संधि विच्छेद सूर प्लस ईश होगा, गुण संधि का उदाहरण है। राजेंद्र का संधि विच्छेद राजा प्लस इंद्र होगा, गुण संधि का उदाहरण है। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल शब्द बनेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन मनः प्लस चिकित्सक, मनश्चिकित्सक शब्द बनेगा जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो मनश्चिकित्सक शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है, विसर्ग लगी हुई है। ये दोनों आप
आपके स्वर संधि है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तदोपरांत, तदाकार, तथापि और तथैव। साथियों संधि की दृष्टि से अशुद्ध देखना है तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। तथैव बिल्कुल शुद्ध है, तथा प्लस अपि तथापि शुद्ध है, तत् प्लस आकार तदाकार शुद्ध है, लेकिन तत् प्लस उपरांत शब्द बनेगा तदुपरांत। क्या बनेगा? तदुपरांत, अर्थात तदोपरांत जो शब्द है ये संधि की दृष्टि से कैसा हुआ? गलत हुआ। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। साथियों 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुपात, अनुगामी, अनुचित और अनुसंधान। देखो 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें अनु उपसर्ग है और एक में अनु उपसर्ग नहीं है। आपको उसका चुनाव करना है। दिखने में तो सभी में अनु लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु प्लस पात, अनुपात, अनु प्लस गामी, अनुगामी, अनु प्लस संधान, अनुसंधान। तीनों में अनु उपसर्ग है, लेकिन अनुचित शब्द का निर्माण अन प्लस उचित से मिलकर हुआ है। क्या हुआ? अन प्लस उचित, अर्थात इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो विकल्प 3 आपके अनु उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9, कौन सा विभाजन अशुद्ध है? नकल प्लस ची, नकल ची, अरुणिमा, अरुण प्लस सीमा, खटास, खटा प्लस आस, चौथा बचपन, बच्चा प्लस पन। साथियों यहाँ पर जो अशुद्ध आपको विभाजन लग रहा है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 9 में करना है। तो बताओ प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? बचपन, बच्चा प्लस पन शब्द से बचपन शब्द बनता है। नकलची शब्द का निर्माण नकल प्लस ची से मिलकर हुआ है। अरुण शब्द में ईमा प्रत्यय लगाने पर शब्द अरुणिमा बन जाएगा, लेकिन खट्टा प्लस आस से खटास बनता है, खटा प्लस आस से नहीं बनता है साथियों। तो 9वां जो प्रश्न है इसमें आपका तीसरा विकल्प कैसा है? अशुद्ध है। 9वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 है, मई प्रत्यय से बना कौन सा शब्द नहीं है? मई प्रत्यय से जो शब्द नहीं बना हुआ है उसका चयन आपको 10वें प्रश्न में करना है। निमयी, दयामयी, दूधमयी और जलमयी। साथियों जल प्लस मई शब्द बन जाता है जलमयी। दया प्लस मई दयामयी, मतलब दया शब्द में मई प्रत्यय लगाने पर दयामयी शब्द बनता है। जल शब्द में मई प्रत्यय लगाने पर जलमयी शब्द बनता है। दूध प्लस मई, दूध शब्द में मई प्रत्यय लगाने पर दूधमयी शब्द बनता है। लेकिन निमय जो शब्द है इसमें मई प्रत्यय नहीं है, बल्कि मई शब्द में नि उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मई शब्द में नि उपसर्ग लगा हुआ है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है इसमें मई प्रत्यय नहीं है, बल्कि मई तो क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है साथियों। इस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो आपके 11वां प्रश्न, अविभाव समास का एक उदाहरण है चीड़ी मार, सज्जन, परोक्ष और लेन देन। तो देखो 4 विकल्पों में से आपको अविभाव समास का चयन करना है साथियों। किस विकल्प में अविभाव समास दे रखा है? चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला तत्पुरुष समास है। सज्जन, सत है जो जन, यहाँ पर मतलब जन की विशेषता बताई जा रही है कि सत मतलब अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कर्मधारय हो जाता है। लेन देन इसमें भी और परोक्ष, इन दोनों में से एक में अविभाव है। तो परोक्ष जो शब्द है इसमें अविभाव समास है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष और अविभाव। देखो आपको यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा, समास विग्रह करना पड़ेगा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से अलग हो रहे, भ्रष्ट हो रहे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अपादान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। किसका है? अपादान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। अर्थात यहाँ पर हालांकि तत्पुरुष के भेद तो नहीं दे रखे हैं, तो फिर हम किसको सही करेंगे? तत्पुरुष को सही करेंगे। मतलब 12वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से वैशाख नंदन का पर्यायवाची है? गर्दभ,
कौवा, गणेश और सुग्रीव। साथियों, वैशाख नंदन जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, आपको प्रश्न संख्या 13 में ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, वैशाख नंदन शब्द का पर्यायवाची सुग्रीव नहीं है, ना ही गणेश है, ना ही कौवा है, बल्कि गर्दभ जो गधा है साथियों, इसको ही वैशाख नंदन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। मूक का वाचाल, योगी का भोगी, राग का द्वेष और वादी का संवादी। तो बताओ विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध आपको लग रहा है। देखो, मुक मतलब जो बोलता नहीं है, वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है, तो ये सही है। योगी का भोगी होता है, वादी संवादी और राग का द्वेष इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अशुद्ध विकल्प है उसका चुनाव करना है। साथियों, वादी का संवादी नहीं होता है, वादी का प्रतिवादी होता है, न कि संवादी, ये गलत दे रखा है। राग का द्वेषी होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या पूछ रहा है, 13वां प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। तो प्रश्न नंबर 14 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला क्या कहते हैं। व्याकरण, व्याख्याता, पंडित और विद्वान। तो देखो, जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उसको व्याख्याता नहीं कहते हैं, ना ही पंडित कहते हैं, ना ही विद्वान कहते हैं, बल्कि उसको व्याकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, व्याकरण के नाम से उसको जाना जाता है साथियों। प्रश्न 14 में प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमाता, यह कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्पों में से हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर रचना की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक वाक्य आश्रित होता है दूसरे पर, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं साथियों, सरल में एक ही वाक्य होता है। तो हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमाता, इसमें न तो कोई आश्रित वाक्य है ना ही 2 वाक्य है, अतः इसमें फिर कौन सा वाक्य रहेगा, आपके सरल वाक्य रहेगा। तो दूसरा जो विकल्प है आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य का प्रकार है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। साधारण, संयुक्त या मिश्र। साधारण को सरल वाक्य भी कहा जाता है साथियों। तो देखो, यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है, 2 वाक्य है, तो मतलब ये साधारण तो नहीं रहेगा। अब दूसरा या तीसरा, तो देखो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है कि धनी है फिर भी दुखी है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ तीसरा विकल्प मिश्र वाक्य आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो आपके 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या है साथियों। तो विकल्पों को देखिएगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े होते हैं, बड़े लोगों से काम निकालना बहुत कठिन होता है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बना देना। तो देखो 17वें प्रश्न में आपको सही आंसर बताना है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ किस विकल्प में यहाँ पर दे रखा है। साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर है कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बना देना। असाधारण मतलब जो मानना ही पड़ेगा, तो जब बहाना बना ही दिया कार्य ही नहीं करेंगे तो दोनों चीज़ें नहीं होगी। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। ये जो क शब्द है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। साथियों आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले ही कि एक सूत्र आता है, अकू है विसर्ग नियाम कंठ है, अकू है विसर्ग नियाम कंठ है, विसर्ग नियाम कंठ है। मतलब यहाँ पर ए आ
क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ और इंग। यहाँ पर जो ये जो प्रत्येक वर्ग होता है इसका पांचवा वर्ण नासिक की भी कहलाता है, लेकिन यह पांचवा नहीं है, तो ये कंठ वाला विकल्प आपका एक जो है प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा। साथियों, क जो शब्द है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। अको है विसर्ग नियम कंठ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां प्रश्न है, पाठ योजना में सबसे पहले आवश्यकता होती है मूल्यांकन प्रश्नों की आवश्यकता होती है, सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, प्रस्तावना की आवश्यकता होती है और शिक्षण उद्देश्य की आवश्यकता होती है। तो जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं इसमें सबसे पहले क्या प्रस्तावना बनाते हो, सहायक सामग्री का चुनाव करते हो, मूल्यांकन प्रश्न बनाते हो या शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हो? तो साथियों 19वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 4। शिक्षण उद्देश्य की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है पाठ योजना के निर्माण में, क्योंकि जब भी पाठ योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले हम शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि आदि किस शिक्षण के अंतर्गत आती है? वाचन शिक्षण, कविता शिक्षण, लेखन शिक्षण, रचना शिक्षण। ध्वनि साम्य विधि से लेखन नहीं किया जाता है, ना ही रचना सिखाई जाती है। साथियों, वाचन या कविता किसकी विधियां हैं? ये यहाँ पर जो अक्षर बोध विधि दे रखी है, ध्वनि साम्य विधि दे रखी है, भाषा शिक्षा पत्र विधि दे रखी है, तो ये सभी किसकी विधियां हैं? ये वाचन शिक्षण की ये विधियां हैं। विकल्प एक आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है और अनुवाद का सहारा लेता है। तो 21वें प्रश्न में देखिए, प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है साथियों, ना ही व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है। चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कर सकते हो, ये गलत है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अर्थात आपका 21वें प्रश्न में कौन सा उत्तर सही रहेगा? प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। विकल्प एक आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही है 21वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है? चित्र का, ग्राफ का, शामपट्ट का और रेडियो का। साथियों, चित्र दृश्य है, ग्राफ दृश्य है, शामपट्ट दृश्य है, रेडियो श्रव्य है। तो यहाँ पर देखिए जो चारों ही सहायक सामग्रियां हैं वो एक इंद्रिय सहायक सामग्री है। कैसी है? एक इंद्रिय, मतलब जिसमें हमारी एक ही इंद्रिय काम करती है साथियों। जैसे चित्र में है आँख, ग्राफ में भी आँख, रेडियो में कान और शामपट्ट में भी आँख। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो शामपट्ट का होता है दिए गए विकल्पों के अनुसार। अतः क्योंकि शामपट्ट का सर्वाधिक प्रयोग अध्यापक करता है, तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है दिए गए विकल्पों के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 23 है आपके। निम्न में से पाठ योजना का अंग नहीं है? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्रियां और जांच करना। तो देखो, जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता है उसमें सहायक सामग्रियां भी आती है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का भी वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन जांच करना पाठ योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो 23वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 साथियों, प्रश्न नंबर 24 क्या पूछ रहे हैं? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद नहीं बताया है, ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है। तो देखो, हर्बर्ट ने प्रस्तावना बताई है, प्रस्तुतिकरण भी बताया है, उद्देश्य भी बताया, मूल्यांकन नहीं, प्रयोग वगैरह तो बताया लेकिन मूल्यांकन नहीं बताया है। तो 24वें प्रश्न में फिर कौन सा आंसर आपके सही हो जाता है साथियों? हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है इसमें मूल्यांकन परिगमित पदों में नहीं आता है। फोर्थ विकल्प आपके 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे।
गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है? नाटक को, कहानी को, निबंध को और इनमें से सभी को। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गद्य की कसौटी किसको कहा जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है। तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्राथमिक स्तर की पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आरंभ में केवल चित्र ही क्यों दिए जाते हैं? अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए, चित्रकला सिखाने के लिए, वार्तालाप सिखाने के लिए और रंगों का ज्ञान करने के लिए। तो जो प्राथमिक स्तर की जो पहली कक्षा होती है, मतलब कक्षा 1 की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। कौन सी कक्षा की? कक्षा 1 की। तो उसमें जो आरंभ में पाठ्य पुस्तक का जो आरंभ होता है उसमें चित्र ही चित्र क्यों होते हैं? ताकि बच्चों को रंगों का ज्ञान हो। क्या ऐसा? जी नहीं। वार्तालाप सिखाने के लिए हो सकता है, चित्रकला सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को नहीं सिखाते चित्रकला, अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर पहला या तीसरा, तो साथियों चित्र ही चित्र इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे वार्तालाप करना चित्रों के माध्यम से सीख सके। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन द्वारा, संभाव कविता की प्रस्तुति करके, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो कविता शिक्षण, कविता मतलब यहाँ पर पद्य शिक्षण की बात की जा रही है। और पद्य शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब प्रस्तावना से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? प्रस्तावना प्रश्नों से। साथियों इसके लिए यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वो होती है संभाव कविता की प्रस्तुति करके। संभाव कविता मतलब समान भावों वाली कविता। जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई का पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हो तो महाराणा प्रताप की कविता प्रस्तुत करके वहाँ पर आप प्रस्तावना के प्रश्न कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोनों ही कविताएं देशभक्ति और वीरता से संबंधित है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28 पर आपके 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपके, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का चयन कीजिए। शामपट्ट एक प्रक्षेपी सामग्री है, कठपुतली एक प्रक्षेपी सामग्री है, नाटक एक प्रक्षेपी सामग्री है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो शामपट्ट तो अप्रक्षेपी है, कठपुतली भी अप्रक्षेपी है, नाटक भी अप्रक्षेपी है। मतलब दिए गए विकल्प, हालांकि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आंसर नहीं होता है, वो तो टाइपिंग किया तो ऐसा रख दिया साथियों। एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। प्रक्षेपी साधनों में प्रोजेक्टर वगैरह आ जाते हैं, जैसे आपके लालटेन, जादुई लालटेन वगैरह है, आपके चलचित्र वगैरह है। तो ये चीज़ें एपिडाइस्कोप वगैरह है, तो ये चीज़ें साथियों प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 की ओर। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 29, ब्लूम का नाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अधिगम के क्षेत्र में, उद्देश्य के क्षेत्र में, इकाई योजना के क्षेत्र में और सभी। तो BS ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम की बात की जा रही है। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है साथियों ये। और जिस क्षेत्र में इसका नाम प्रसिद्ध है उसका चयन कीजिए। इकाई योजना में तो HC मॉरिसन का नाम चलता है, अधिगम में ब्लूम का नाम नहीं चलता है, बल्कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम के द्वारा किया गया था। अतः उद्देश्यों के क्षेत्र में ब्लूम का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 29वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 30, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है सद्वृत्तियों का विकास करना, रचना शिक्षण को बढ़ावा देना, भाषा में शुद्धता व नियमबद्धता लाना और अभिनय कला का विकास करना। तो क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य अभिनय कला का विकास करना है? जी नहीं। अभिनय कला का विकास करना नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? नाटक शिक्षण का। भाषा में शुद्धता व नियमबद्धता लाना हो सकता है। रचना शिक्षण को बढ़ावा देना, जी नहीं। सद्वृत्तियों का विकास करना, ये भी गलत है। तो फिर आपके तीसरा ही विकल्प एक ऐसा है जो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को सही प्रकार से बता रहा है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में शुद्धता, परिमार्जकता, नियमबद्धता लाना, ये चीज़ें होती है। थर्ड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। तो 35 प्रश्न है टोटल। 31वां प्रश्न है, रंग में भंग होने का अर्थ है रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना,
उल्लास में विघ्न पड़ना और रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है रंग में भंग होना, इसका सही अर्थ आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 में। साथियों रंगों में भंग मिल जाना, रंग में भंग होना गलत है। रंग का डिब्बा बिखर जाना ये भी गलत है। इसका सही आंसर है उल्लास में विघ्न पड़ना। यही रंग में भंग होने का सही अर्थ होता है कि खुशी के समय कोई बाधा आ जाना, उल्लास में विघ्न पड़ जाना। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 31 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 की ओर। तो आपके 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, खेत रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना और क्षेत्र में निवास करना। तो बताओ प्रश्न नंबर 32 में कौन सा विकल्प आपका सही है? खेत रहना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ आपको 32वें प्रश्न में बताना है। साथियों खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है शहीद हो जाना। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर होगा। शहीद हो जाना मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है ये, रीट के एग्जाम में पहले भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 33वां प्रश्न, कौन सा वाक्य मिश्र है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो यहाँ ये जो 4 विकल्प है इसमें आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। बताओ सीता पढ़ रही है एक सरल या साधारण वाक्य है। कैसा है? सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण है साथियों। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, किंतु से वाक्य जुड़ रहा है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? संयुक्त वाक्य का। आकाश में बिजली चमकती है, सरल या साधारण वाक्य है ये भी, लेकिन वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिसमें इत्यादि जो शब्द होते हैं साथियों, इन ये अगर वाक्यों के बीच में आ रहे हैं तो वो मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? वो मिश्र वाक्य होता है। ये चीज़ें आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। तो 33वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, चाहे राजस्थान जीके की बात हो, चाहे साइकोलॉजी की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे टीचिंग मेथड की बात हो, बहुत मेहनत की जा रही है। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो तो वो बुरा लगता है यार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, एक के पैतृक और स्नेह। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रश्न आराम से हल कर लोगे आप। वैदिक जो शब्द है उसमें ये वे लगा हुआ ना, वे, इसमें बड़ा ए है, ठीक है, बड़ा ए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। एक में भी बड़ा ए आ रहा है, पैतृक में भी बड़ा आ रहा है, लेकिन स्नेह जो शब्द हम लिख रहे हैं तो स्नेह में छोटा ए की मात्रा लगी हुई है साथियों, बड़ा ए की नहीं। अतः यहाँ पर जो स्नेह शब्द है इसमें ए स्वर नहीं है। 4th विकल्प आपके 34वें प्रश्न में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर बता कर जाए, और किसी प्रश्न में आपको बाय चांस कोई त्रुटि दिखती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें साथियों। तो चलिए आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। उच्चारण शब्द का सही विच्छेद होगा उच्च प्लस आरण। उच्च च में यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण और उत प्लस चारण। तो उच्चारण शब्द का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? उच्च प्लस आरण से जी नहीं, उच्चा प्लस रण से भी नहीं, और उच्च प्लस चारण से भी नहीं, बल्कि उच्चारण शब्द का निर्माण उत प्लस चारण से हुआ है। यहाँ पर तय किस में बदल रहा है? च में। तो शब्द बनता है उच्चारण, और इसमें हो रही है व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है साथियों। इसके पहले के सभी वीडियो ये एंड स्क्रीन में ये दिख रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो साथियों। तो 4th विकल्प 35वें में सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।